गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप? पिछले क्लास में हम फर्स्ट लेक्चर ऑफ जेनेटिक्स हम लोग डिस्कस किए थे। आज सेकेंड लेक्चर ऑफ जेनेटिक्स हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में क्या स्टडी किए थे? पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि व्हाट इज जेनेटिक्स, व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हम लोग देखे थे जेनेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है आपको। फिर हम लोग कुछ जेनेटिकल टर्म के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। ठीक है ना? जिस टर्म के बारे में स्टडी कर रहे थे तो हम लोग स्टडी कर चुके थे कैरेक्टर्स। ओके, उसके बाद हम लोग लगता है स्टडी किए थे ट्रेट, फिर स्टडी किए थे जीन, फिर स्टडी किए थे आपका एलील, और फिर स्टडी किए थे जीन लोकस। फिर क्या स्टडी किए थे? जीन लोकस। ओके, जीन लोकस के बाद हम लोग स्टडी नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ दिए थे। तो आज हम लोग उससे आगे टर्मिनोलॉजी में बढ़ते हैं। वो पहला टर्मिनोलॉजी है, ये है डोमिनेंट। डोमिनेंट कहते हैं एलील which express in homozygous as well as heterozygous condition। ठीक है ना? कहते एलील which express in homozygous as well as heterozygous condition, यानी एक्सप्रेस इन बोथ कंडीशन। यही ना, यही कहना चाह रहे हैं ना, एक्सप्रेस इन बोथ कंडीशन। लाइक या एज फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी, ये क्या है? होमोजाइगस कंडीशन है। ये क्या है? होमोजाइगस कंडीशन है। देखिए तो इसको टॉल कहते होंगे आप। अगर कैपिटल टी या स्मॉल टी लेते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? ये भी टॉल होगा। ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, यानी दोनों कंडीशन में अगर एक्सप्रेस करता हो तो उसको क्या कहिएगा? उसको कहिएगा डोमिनेंट एलील। उसको क्या कहेंगे? डोमिनेंट एलील। इसको डोमिनेंट एलील भी लिख सकते हैं। दूसरा है रिसेसिव एलील। एलील which can expressed only in homozygous condition। only in क्या? only in homozygous condition में अगर एक्सप्रेस होता हो तो उसको क्या कहिएगा? रिसेसिव एलील। यानी एलील which express only in homozygous condition। ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन में अगर एक्सप्रेस होता हो तो उसको क्या कहिएगा? उसको कहिएगा रिसेसिव एलील। एग्जाम्पल में जैसे अगर हम दें
स्मॉल टी बोलो, ये क्या हो गया? ये हो गया डार्फ। अगर हम एक कैपिटल टी डाल देते हैं तो ये डार्फ होगा ना, ये हो जाएगा टॉल। तो ओनली एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस कंडीशन, ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। तो ये दो टर्म देखे, एक को डोमिनेंट एलील कहे और एक को आप क्या कहे, रिसेसिव एलील कहे। ओके बच्चों, अच्छा अब नेक्स्ट देते हैं। अब उसमें दो टर्म आया था, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस किसको कहोगे? होमोजाइगस, होमोजाइगस किसको कहिएगा? होमोजाइगस कहेंगे कि अगर एलील्स ऑफ ए जीन, एलील्स ऑफ ए जीन ऑफ ए कैरेक्टर आर आइडेंटिकल आर सिमिलर, उसको क्या कहेंगे? होमोजाइगस। चाहे वन कैरेक्टर हो चाहे मोर देन वन कैरेक्टर हो, क्या कहे? एलील्स, एलील्स ऑफ जीन ऑफ वन या मोर कैरेक्टर मोर कैरेक्टर्स आर सिमिलर हो, आर क्या हो? सिमिलर हो, तो उसको क्या कहोगे? उसको कहोगे होमोजाइगस। क्या कहिएगा उसको? उसको कहिएगा होमोजाइगस। एग्जाम्पल ले लो, कैपिटल टी वन कैरेक्टर है ना, देखिए तो दोनों एलील क्या है? बोथ एलील सिमिलर है, यानी एक क्या है? होमोजाइगस, होमोजाइगस विथ रिस्पेक्ट टू वन कैरेक्टर। ठीक है ना बेटा? विथ रिस्पेक्ट टू वन कैरेक्टर के लिए अगर होगा, अगर हम टू कैरेक्टर का बात करें, कैपिटल टी कैपिटल आर, ये भी होमोजाइगस है ना? ये भी क्या है? ये भी होमोजाइगस है विथ रिस्पेक्ट टू टू कैरेक्टर्स। इसी तरह से अगर ये दीजिए कैपिटल टी कैपिटल आर, ये भी क्या हो गया? होमोजाइगस विथ रिस्पेक्ट टू टू कैरेक्टर, हुआ ना? तो ये तो हो गया होमोजाइगस। दूसरा टर्म है, अगर आप हेट्रोजाइगस कहते हो, हेट्रोजाइगस कहते हैं कि डिफरेंट एलील्स ऑफ ए जीन ऑफ वन या मोर कैरेक्टर, इसको क्या कहिएगा? हेट्रोजाइगस। क्या? डिफरेंट एलील ऑफ ए जीन, ऑफ ए क्या? जीन, डिफरेंट एलील्स ऑफ ए जीन ऑफ वन या मोर कैरेक्टर is called क्या? हेट्रोजाइगस। ये जीन, ये जो जीन है कहां प्रेजेंट होगा? जीन यानी एलील्स ऑफ जीन एलील्स ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन
प्रेजेंट ऑन जीन लोकस। प्रेजेंट ऑन क्या? एक ही जीन लोकस पे अगर दोनों प्रेजेंट हो। और हेट्रोजाइगस ये भी क्या है? जीन्स, एलील्स ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन कहां पे? जीन लोकस। प्रेजेंट ऑन कहां पे? जीन लोकस पे प्रेजेंट हो। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, कहते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। बोलो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस? क्या है? हेट्रोजाइगस है ना बेटा? ये है हेट्रोजाइगस। ये क्या है? हेट्रोजाइगस विथ रिस्पेक्ट टू वन कैरेक्टर है कि दो कैरेक्टर है? विथ रिस्पेक्ट टू वन कैरेक्टर। ठीक है। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, ठीक है, ये क्या हो गया? ये है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस विथ रिस्पेक्ट टू वन कैरेक्टर एंड homozygous with respect to other character। विथ रिस्पेक्ट टू क्या? देखिए इसमें दो कैरेक्टर है, एक है कैपिटल टी स्मॉल टी और एक है स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर। तो कैपिटल आर क्या हो गया? होमोजाइगस। और ये क्या हो गया? हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस वन कैरेक्टर है और दूसरा कैरेक्टर क्या है? होमोजाइगस है। ठीक है। अगर तीसरा एग्जांपल देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो क्या हो गया? बोलो हेट्रोजाइगस विथ रिस्पेक्ट टू कितना? टू कैरेक्टर्स। विथ रिस्पेक्ट टू कितना कैरेक्टर? टू कैरेक्टर। तो चार टर्म अभी देखे, एक देखे डोमिनेंट एलील, एक देखे रिसेसिव एलील, एक देखे होमोजाइगस, एक देखे हेट्रोजाइगस। समझ गए? ओके। अब आते हैं, एक टर्म है जीनोटाइप, एक टर्म है जीनोटाइप। ठीक है ना? यानी जेनेटिक जेनेटिक constitution of character of individual। हाँ, जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ कैरेक्टर ऑफ क्या? कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल्स। चाहे वन कैरेक्टर हो चाहे मोर देन वन कैरेक्टर हो, अगर जेनेटिक कंस्टिट्यूशन पे होगा तो उसको क्या कहेंगे? जीनोटाइप। इसको क्या कहिएगा? अगर एग्जाम्पल लिखिए, जैसे कैपिटल टी, तो ये क्या हो गया? जेनेटिक कंस्ट्रेंट। ये तो प्योर टॉल कहिएगा, इसको क्या कहिएगा?
ये प्योर टॉल होगा। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो इसको क्या कहेंगे? इम्प्योर टॉल। इसको क्या कहोगे? इम्प्योर टॉल। तो अगर सिमिलर है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, लेकिन जीनोटाइप के हिसाब से, जीनेटिक कंस्टिट्यूएंस के हिसाब से दोनों डिफरेंस है। एक में स्मॉल टी भी है और एक में दोनों कैपिटल टी है, तो दोनों कैपिटल टी प्योर टॉल हो गया और एक कैपिटल टी या स्मॉल टी आपका क्या हो गया? इम्प्योर टॉल हो गया। ओके, एक है फिनोटाइप। तो कहते हैं ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर इज कॉल्ड फिनोटाइप। क्या किसको कह रहे हो? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर इज कॉल्ड फिनोटाइप। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को आप क्या कहोगे? इसको कहोगे फिनोटाइप। ठीक है ना? जैसे देखना, जो बाहर से कर एक्सटर्नल एक्सप्रेशन, यानी क्या कैसे है, दैट इज क्या? एक्सटर्नल एक्सप्रेशन, यानी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, ये क्या हो गया? कैपिटल टी ए टॉल हुआ ना, कैपिटल टी या स्मॉल टी ए भी क्या हो गया? टॉल हो गया। तो ये हुआ तुम्हारा फिनोटाइप। ये क्या हो गया? फिनोटाइप। एक टर्म और बता देते हैं और उसके बाद टर्मिनोलॉजी को हम लास्ट करेंगे। देखते हैं इसमें आता है ना, आ जाएगा। ठीक है, एक लिखते हैं जीनोम। नाम सुने होंगे, जीनोम। जीनोम यानी कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम। कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम को क्या कहेंगे? जीनोम कहेंगे। किसको कहिएगा? कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड जीनोम। इसको क्या कहिएगा? जीनोम। इसको क्या कहेंगे? जीनोम कहेंगे। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम, इसको क्या कहेंगे? इसको कहिएगा हैप्लॉइड। सिंगल सेट ऑफ जीनोम को क्या कहेंगे? इसको कहिएगा हैप्लॉइड। अगर टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे डिप्लॉइड। इसको क्या कहिएगा? इसको कहिएगा, इसको कहेंगे डिप्लॉइड। अगर मोर देन टू सेट ऑफ क्रोमोजोम हो तब, मोर देन टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम, इसको क्या कहेंगे? इसको कहिएगा पॉलीप्लॉइड। इसको क्या आगे सब देखेंगे, सब टर्म आएगा। कहते हैं कि अगर कहते हैं जर्म सेल, तो जर्म सेल में वन सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है जिसको गैमेट कहते हो। ठीक है ना? जैसे एनिमल में स्पर्म या ओवा कहते हैं।
प्लांट्स में मैक्रोस्पोर मेगास्पोर कहते हैं। इसमें कितना होगा? 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम होगा। कितना होगा? 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम होगा। तो 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम होगा, उसको क्या कहिएगा? उस सेल को क्या कहिएगा? हैप्लॉइड। अगर जो भी सोमैटिक सेल हो, किसी का भी सोमैटिक सेल, एनिमल का हो या हायर प्लांट्स का हो, तो उसमें 2 सेट क्रोमोजोम होता है, तो उसको क्या कहेंगे? डिप्लॉइड। हेप्लॉइड को एन से तुम डिनोट करते हो, तो डिप्लॉइड को क्या करेंगे? 2n से डिनोट करेंगे। ये तो पोलीपोलाइड है। अगर 3 सेल होगा, 3 सेट होगा तो ट्रिप्लॉइड कहेंगे, 4 सेट होगा तो टेट्रापोलाइड कहेंगे, 5 होगा तो पेंटा कहेंगे, 6 होगा तो हेक्सा कहेंगे, 7 होगा तो हेप्टा कहिएगा, 8 होगा तो ऑक्टा कहिएगा। जैसे रोज फ्लावर है ना बेटा, रोज फ्लावर में आपका 8 सेट क्रोमोजोम है। कितना है? तो उसको ऑक्टापोलाइड कहेंगे। जो व्हीट हम लोग के यहां पैदा होता है, जो व्हीट हम लोग कल्टीवेट करते हैं, वो हेक्सापोलाइड का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? हेक्सापोलाइड का एग्जाम्पल है। यानी उसमें 6 सेट है। उसमें क्या है? 6 सेट है। तो ये तो हुआ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में इंटर करने के पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जान लिए, कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में हमें जानकारी मिली। और ये टर्मिनोलॉजी हम लोग बहुत जगह कहीं कहीं पे आप लोग यूज करेंगे, ठीक है ना? एनसीईआरटी में जहां पे यूज है वहां पे दिया इस टर्म को, ठीक है ना? तो उसमें समझना दिक्कत है, तो हम लोग उसको एक जगह कलेक्ट कर लिए हैं। अब इसको समझ लो बढ़िया से। अब तुम उस चैप्टर में जाओ जिसका नाम है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्या नाम है? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। किनका? मेंडल का। तो मेंडेलियन लॉ ऑफ क्या? इनहेरिटेंस। तो अब हेडिंग दीजिए मेंडेलियन लॉ ऑफ क्या? इनहेरिटेंस। तो देखिए हम लोग हेडिंग देते हैं मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का डिफिनेशन हम लोग आपको बता चुके हैं। कैन यू एनीवन डिफाइन द इनहेरिटेंस? आप में से कोई एक डिफाइन करो इनहेरिटेंस को। क्या कहे थे इनहेरिटेंस को? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो वही हम लोग मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे। मेंडल का पूरा नाम क्या था बेटा? ठीक है, क्या बोले? ग्रीगर जॉन मेंडल ना? ग्रीगर जॉन मेंडल सबसे पहले वो शख्स था जो साइंटिफिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में एक्सप्लेन किया, ठीक है ना? तो ग्रीगर जॉन मेंडल फर्स्ट demonstrated Gregor John Mendel first demonstrated scientific basis of inheritance and variation। तो सबसे पहला ये जो साइंटिफिक बेसिस पर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को स्टडी किया, एक्सप्लेन किया, वो कौन था? ग्रीगर जॉन मेंडल। वो था ग्रीगर जॉन मेंडल ड्यूरिंग हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट by hybridization experiment
बाई हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट ऑन किस पे बेटा? ऑन पी। अगर पी में कंफ्यूजन है तो क्या लिख दें? गार्डन पी या एडेबल पी। इसका साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सेटाइवम। ठीक है ना? तो इस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इस प्लांट पे ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट बाई नाइट एंड ग्रॉस। कहते हैं कि बिफोर मेंडल hybridization experiment already done by Knight and Gross। तो मेंडल को बहुत सहारा हुआ कि ग्रॉस एंड नाइट का आपका पी पे काम किया जा चुका था। शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड पे इन्होंने काम किया था। तो उसी को इन्होंने साइंटिफिक बेसिस पर इन्होंने किया मेंडल ने स्टडी किया। तो कोई भी साइंटिस्ट को या कोई भी जो भी साइंटिस्ट हो, उसके शुरुआत करने में कहीं ना कहीं सहारा लेना पड़ता है। तो मेंडल साहब ने किसका सहारा लिया? हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ नाइट एंड ग्रॉस। ठीक है। मेंडल थे कौन भाई? ग्रीगर जॉन मेंडल कब पैदा हुए थे? ये पैदा हुए थे 22 जुलाई 1822। ठीक है। वर्क ऑन hybridization experiment on pea plant सेवन ईयर्स 1856 से लेके आपका 1863। यस, ये पूछेगा क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। 1856 से 1863। ओके, तो ये 7 साल इन्होंने वर्क किया। ठीक है ना? तो ये वर्क ऑन हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट ऑन एंड क्या, इससे वर्क से क्या दिया? फ्रॉम वर्क गिवन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। गिवन क्या? लॉ ऑफ, इन्होंने दिए लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का वर्क दिया। क्या दिया? ये आपका यानी पीस ऑफ आपका वर्क ऑफ द मेंडल इज क्या? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस।
लॉ ऑफ क्या? इनहेरिटेंस। अब एक हेडिंग देते हैं, रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी। फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ क्या? गार्डन पी। रीजन ऑफ सिलेक्शन ऑफ क्या? रीजन ऑफ सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी, ठीक है ना, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। क्या रीजन था? कुछ तो आप लोग भी जानते होंगे, अगर एक आध बार पढ़े होंगे तो। देखो तो गार्डन पी प्लांट है, इसमें से जो किसान फैमिली से आते होंगे तो कहते हैं गार्डन पी प्लांट एनुअल प्लांट है ना, यानी कंप्लीट हिज लाइफ साइकिल इन वन सीजन। कंप्लीट हिज लाइफ साइकिल इन वन सीजन, यानी 3 to 4 मंथ। इस जो वन सीजन में लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है उसको कहते हैं एनुअल प्लांट। तो यानी क्या है, इसको कहिएगा शॉर्ट लाइफ स्पैन है, ठीक है ना। दैट इज कंप्लीट लाइफ साइकिल in 1 year। एक्चुअली 1 ईयर कहते हैं 3 to 4 मंथ को ही 1 ईयर, यानी 1 ईयर। इसका मतलब क्या हो गया, ये एनुअल प्लांट्स है। तो आराम से ये रिसर्च कर सकते थे, ये आपका एनुअल प्लांट्स है। दूसरा है, इट कैन बी सेल्फ ब्रीडिंग, इट कैन बी बर्ड पोलिनेशन, तो आर प्योर ब्रीड। ये क्या है? इट कैन बी सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है ना। सेल्फ यानी एक्चुअली ये क्या होता है? बर्ड पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। ये सेल्फ पोलिनेशन है तो ट्रू ब्रीड प्रेजेंट। ट्रू ब्रीड आपका क्या है? प्रेजेंट है। ट्रू ब्रीड को आप क्या कह सकते हैं? प्योर लाइन। इसको क्या कहिएगा? प्योर लाइन ब्रीड आपका प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। तो एक हो गया ये। अब कहते हैं तीसरा नंबर में, इसको आर्टिफिशियल क्रॉस भी करवा सकते हो। इट कैन बी आर्टिफिशियल क्रॉस्ड, आर्टिफिशियल क्रॉसेज यानी क्रॉस पोलिनेशन। यानी क्रॉस पोलिनेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस। यानी इसमें क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है।
ठीक है ना। और एक पॉइंट और लिख देते हैं, हैव नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। हैव क्या? ए हैव नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग क्या? कैरेक्टर्स। इतना सारा प्रॉपर्टीज था किसमें? इतना सारा प्रॉपर्टी था गार्डन पी में, यानी पाइसम सेटाइवम में, यानी किसमें? पाइसम सेटाइवम में। तो मेंडल सेलेक्टेड किसको? गार्डन पी। एक और रीजन है जो हम लोग पहले लिख चुके हैं कि ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल वर्क ऑन गार्डन पी प्लांट अर्लियर टू मेंडल, उस साइंटिस्ट का नाम था नाइट एंड ग्रॉस। एक तो वो भी हेल्प हुआ, ठीक है ना। तो वो हेल्प से ज्यादा करेक्टर तो ये है कि ये 4 पॉइंट ये भी आई हुआ कि इसी के चलते मिंडल साहब ने गार्डन पी को क्या किया? सेलेक्ट किया। तो कहते हैं फॉर हिज एक्सपेरिमेंट कहते हैं मिंडल सेलेक्टेड 14 प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना। 14 प्लांट्स इन्होंने सेलेक्ट किए जिसमें कि कंट्रास्टिंग करेक्टर मिलता हो। तो कहते हैं मेंडल सेलेक्टेड 14 प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। कहते हैं एज ए पेयर ऑल कैरेक्टर्स सिमिलर है एक्सेप्ट वन। एक्सेप्ट क्या? एक्सेप्ट वन, यानी एक कैरेक्टर डिफरेंट है। तो कहते हैं कि सो मेंडल चूज 7 कैरेक्टर्स। मेंडल चूज हाउ मेनी कैरेक्टर्स? मेंडल चूज 7 कैरेक्टर्स। ये जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस इन बिटवीन द पेयर, वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा। ये जो डिफरेंस ऑफ द कैरेक्टर जो है, डिफरेंस ऑफ जो कैरेक्टर है इज क्या है? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। तो मेंडल चूज क्या? 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो इसका मतलब है कि मेंडल चूज सेवन पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। चूज 7 पेयर ऑफ क्या? कितना पेयर पे कंट्रास्टिंग, कितना पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे मेंडल ने वर्क किया? 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। देखिए कौन सा 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था? कैरेक्टर्स।
एक होगा डोमिनेंट, किसी भी कैरेक्टर में दो एलील्स होता है, तो डोमिनेंट रिसेसिव एंड क्या लिखते हैं ट्रेट ऑन द क्रोमोजोम नंबर। अगर मन हो तो यहां पे लिख देते हैं सीरियल नंबर। पहला हो गया शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड ए राउंड होगा, ये क्या होगा रिंक्ड होगा, ये क्रोमोजोम नंबर 7 पे होगा। क्रोमोजोम नंबर में क्रोमोजोम नंबर किस पे होगा 7 पे होगा। गार्डन पी में 7 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है इन सोमैटिक सेल में, और 7 क्रोमोजोम होता है इन आपका किसमें जीनोम में, ठीक है ना, यानी हैप्लॉइड सेल में। दूसरा कैरेक्टर है कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, सीड का कलर कैसा है येलो ना जी, येलो, और इसमें क्या लिखेंगे येलो एंड ग्रीन, ये होगा क्रोमोजोम नंबर 4 पे, क्रोमोजोम नंबर किस पे 4 पे। तीसरा होगा कलर ऑफ फ्लावर, एक है वायलेट और एक है आपका क्या व्हाइट, एक होगा क्रोमोजोम नंबर 5 पे, क्रोमोजोम नंबर किस पे 5 पे। फोर्थ नंबर में आपका शेप ऑफ पॉड, शेप ऑफ क्या शेप ऑफ पॉड, शेप ऑफ पॉड, तो शेप ऑफ पॉड आपका क्या हो गया इन्फ्लेटेड, और एक क्या हो गया इन्फ्लेटेड, ये हो गया कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड ये हो गया 1 नंबर पे। क्या लगता है नंबर 5 कलर ऑफ पॉड, कलर ऑफ पॉड ए ग्रीन, ये क्या हो गया ग्रीन येलो, ये हो गया 4 नंबर पे। नंबर 6 पोजीशन ऑफ फ्लावर या पॉड जो कहिए, पोजीशन ऑफ फ्लावर जेल, ये क्या टर्मिनल, ये भी आपका किस पे 4 नंबर पे, ये गलती हो गया ए 7, ये हो गया आपका क्या लेंथ या हाइट ऑफ प्लांट कर देते हैं, हाइट ऑफ प्लांट, ए टॉल ए डार्फ, टॉल एंड क्या डार्फ,
ये भी होगा 4 नंबर पे। तो ये तो हो गया आपका क्या कि प्लांट किस पे होगा, ठीक है ना। फ्लावर कलर, ये फ्लावर कलर 5 पे होगा, 5 पे नहीं है। फ्लावर कलर ये आपका 1 पे होगा। ये पॉड शेप जो है ये 5 पे होगा। ठीक है बच्चों, तो कलर ऑफ फ्लावर, पॉड शेप, शेप पॉड, कलर पॉड। तो ये हो गया आपका क्या आपका 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। क्या हो गया? 7 पेयर ऑफ क्या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब हम लोग बात करेंगे कि आपका मेंडल का सक्सेस का राज क्या है। मेंडल का सक्सेस का क्या राज है, ठीक है ना। सक्सेस ऑफ मेंडल, तो हेडिंग दीजिए रीजन फॉर सक्सेस ऑफ क्या रीजन फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल। रीजन फॉर सक्सेस ऑफ क्या मेंडल, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये किसमें देखिएगा? नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे। चलो बच्चों, तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। इसे बंद कर दें, तो बताएं।